हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बनते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो प्रोडक्ट या उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, ग्लूकोज। और जो बाई प्रोडक्ट बनता है उसे अपने क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। तो अपने मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में यही पढ़ना है कि प्लांट ग्लूकोज का फॉर्मेशन और ऑक्सीजन रिलीज कैसे करते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसमें हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है इसका सोर्स होता है H2O और जो कार्बन है इसका सोर्स होता है CO2। हमने पहले पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट या हरितलवक के अंदर। इस क्लोरोप्लास्ट को अपने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ग्रेना और स्ट्रोमा के अंदर, ग्रेना और स्ट्रोमा के अंदर। और अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को भी अपने दो पार्ट में डिवाइड करके इसकी स्टडी करते हैं। एक तो है लाइट रिएक्शन और दूसरी है डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन है ये ग्रेना के पार्ट में होती है और जो डार्क रिएक्शन है ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में होती है। कि लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले पार्ट में, और डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पार्ट में। इसे अपने लाइट रिएक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में ही होती है। मतलब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होता है उसे अपने क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन। ये लाइट की एब्सेंस में ये रिएक्शन नहीं हो सकती। और जो डार्क रिएक्शन है ये लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है और लाइट की एब्सेंस में भी हो सकती है। कि जो लाइट रिएक्शन है ये तो सिर्फ कब होती है, लाइट की प्रेजेंस में ही। लेकिन डार्क रिएक्शन है ये लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है और लाइट की एब्सेंस में भी हो सकती है। अब डार्क रिएक्शन का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि डार्क रिएक्शन सिर्फ अंधेरे में ही होगी। डार्क रिएक्शन का मतलब है कि ये लाइट की एब्सेंस में भी हो सकती है और लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है। मतलब डार्क रिएक्शन के लिए जो लाइट है वो नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन लाइट रिएक्शन के लिए जो लाइट है वो क्या होती है, ज़रूरी होती है या नेसेसरी होती है। अब अपने देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट रिएक्शन है, इस लाइट रिएक्शन का एम क्या होता है। मतलब लाइट रिएक्शन के प्रोसेस में कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं या कौन कौन से केमिकल का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहला है कि लाइट रिएक्शन के फॉर्मेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। जैसे अपने छोटी क्लासों में पढ़ा ही था कि जो प्लांट हैं वो ऑक्सीजन कब रिलीज़ करते हैं, दिन के समय। तो वो ही अपनी क्या है, लाइट रिएक्शन है। कि मतलब दिन के समय जब लाइट रिएक्शन होगी तभी प्लांट क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करेंगे। और दूसरा इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन करना, फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर अपने किसे कहते हैं, ATP और NADPH2। ATP और NADPH2 को मिलाकर अपने क्या कहते हैं, एसिमिलेटरी पावर। अब फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन के अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। और ATP के फॉर्मेशन को अपने क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। अब ATP का फॉर्मेशन कब हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में। तो मतलब इस प्रकार का जो फॉस्फोराइलेशन है उसे अपने क्या कहेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो अपने कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। और इस फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में बताया किसने था, साइंटिस्ट का नाम था आर्नोन। तो ये दोनों मेन एम थे लाइट रिएक्शन के। मतलब एक तो क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगी, ग्रेना के अंदर होगी। लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होगा, मतलब प्लांट ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेंगे। और सेकंड, लाइट रिएक्शन के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, एसिमिलेटरी पावर का, मतलब ATP का और NADPH2 का। इस ATP का काम क्या होता है, एनर्जी सप्लाई करना। और NADPH2 का क्या काम होता है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये अपचयन का काम करता है। अब अपने पढ़ते हैं डार्क रिएक्शन के बारे में कि डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है, स्ट्रोमा में होती है। और जो डार्क रिएक्शन का जो मेन एम है, इसका मेन एम होता है CO2 को रिड्यूस करना या इसका अपचयन करना। और किसका फॉर्मेशन करना, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना।
अब CO2 को रिड्यूस करता कौन है? ये जो अपना रिड्यूसिंग एजेंट है NADPH2। जो लाइट रिएक्शन के अंदर जो NADPH2 बनता है, ये NADPH2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है? डार्क रिएक्शन के अंदर CO2 को रिड्यूस करता है और किसका फॉर्मेशन करता है? ग्लूकोज का। तो इस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो अपने को एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो लाइट रिएक्शन के अंदर ATP बनी थी। तो अपने इस प्रकार भी कह सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, मतलब जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, वो कौन सी रिएक्शन के अंदर होता है? डार्क रिएक्शन के अंदर। और जो बाई प्रोडक्ट बनता है, मतलब प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, वो कब करते हैं? लाइट रिएक्शन के अंदर। और लाइट रिएक्शन कब होती है? सिर्फ और सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में। और डार्क रिएक्शन कब होती है? ये लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है और लाइट की एब्सेंस में भी हो सकती है। ये मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में शॉर्ट में बताया है। अब अपने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट पार्ट है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, इसे अपने हिंदी में प्रकाशिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इस लाइट रिएक्शन को अपने हिल रिएक्शन भी कहते हैं। हिल रिएक्शन, क्योंकि सबसे पहले लाइट रिएक्शन के बारे में रॉबर्ट हिल ने बताया था, तो उसी साइंटिस्ट के नेम पर ही अपने इसे क्या कहते हैं? हिल रिएक्शन। और ये लाइट रिएक्शन होती कब है? लाइट की प्रेजेंस में। इसी कारण इसे अपने क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ये दो इसके कॉमन नेम है कि लाइट रिएक्शन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? रॉबर्ट हिल ने। इसीलिए इसे अपने क्या कहते हैं? हिल रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन होती कब है? लाइट की प्रेजेंस में। इसी कारण इसे अपने क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। अभी अपने पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है, मतलब किसका फॉर्मेशन होता है? ATP का फॉर्मेशन होता है। और लास्ट लेक्चर के अंदर अपने पढ़ा था कि फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है, कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद ये किस स्टेज के अंदर आ जाते हैं? एक्साइटेड स्टेज के अंदर आ जाते हैं। और एक्साइटेड स्टेज में आने के बाद इनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रिलीज़ करके वापस आते हैं, तो जो इन इलेक्ट्रॉनों से एनर्जी रिलीज़ होती है, उसी एनर्जी से किसका फॉर्मेशन होता है? ATP का फॉर्मेशन होता है, जिसे अपने क्या कहा था? फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन अब अपने समझना यहाँ पर ये है कि यदि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ करने के बाद जिस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से निकले थे, उसी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर वापस आ जाएं, तो उसे अपने क्या कहेंगे? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक अपने क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जहाँ से निकले थे वहीं पर ही क्या आ जाते हैं? वापस आ जाते हैं। और फास्फोराइलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें किसका फॉर्मेशन हुआ है? ATP का फॉर्मेशन हुआ है। इसलिए इसे अपने क्या कहते हैं? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यदि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ करने के बाद उसी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में वापस ना आए, किसी दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास चले जाएं, या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास चले जाएं, तो उसे अपने क्या कहेंगे? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जैसे अब आपको समझ आ ही गया होगा कि इसे अपने नॉन साइक्लिक क्यों बोला है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जिस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से निकले थे, उस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में वापस नहीं आए, किसी दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले गए। इसी कारण इसे अपने क्या कहा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इसी प्रकार अपने लाइट रिएक्शन को भी अपने दो पार्ट में समझेंगे, एक तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। तो लाइट रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया। P का मतलब फोटो, फॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जिस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से निकलेगा, उसी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगा? वापस आ जाएगा। और जब वो एनर्जी रिलीज़ करके वापस आएगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा? ATP का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रोसीजर को अपने समझते हैं कि ये प्रोसीजर किस प्रकार होता है। तो लास्ट लेक्चर में अपने किया था
कि प्लांट के अंदर दो फोटो सिस्टम या दो पिगमेंट सिस्टम होते हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर जो फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम होता है वो होता है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, जिसे अपने इस प्रकार बना सकते हैं कि ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है और ये कौन से हो जाएंगे, एसेसरी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ये साइड वाले कौन से हो गए, एसेसरी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, और बीच में कौन सा हो गया, मेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जिसे अपने रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर कौन सा पिगमेंट सिस्टम होता है या कौन सा फोटो सिस्टम होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट। और फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर जो रिएक्शन सेंटर होता है वो कौन सा होता है, P700। मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन सेंटर होगा वो कौन सा होगा, P700। मतलब ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल 680 nm से ज़्यादा वेवलेंथ वाली और 680 nm से कम वेवलेंथ वाली वेव्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 700 इसलिए ये 680 nm से ज़्यादा वेवलेंथ वाली वेव्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। और ये क्या है, सनलाइट। और इस सनलाइट के अंदर क्या है, एनर्जी, किस फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म के अंदर, कि ये सनलाइट है, इस सनलाइट के अंदर फोटोन की फॉर्म में क्या होती है, एनर्जी होती है। और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करते हैं, ये पिगमेंट। और ये पिगमेंट एंड के अंदर सारी अपनी एनर्जी किसे दे देंगे, रिएक्शन सेंटर को, मतलब P700 को। और P700 का जो मॉलिक्यूल है इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किस स्टेज में आ जाएगा, एक्साइटेड स्टेज में आ जाएगा। एक्साइटेड स्टेज में आने के बाद वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के पास या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। और सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है फेरिडॉक्सिन, FD। FD का मतलब यहाँ पर क्या है, फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और उसका नाम है साइटोक्रोम B6। साइटोक्रोम B6 से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम F के पास, और साइटोक्रोम F के बाद ये जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास, PC, मतलब प्लास्टोसाइनिन। और यहाँ तक आते आते इस इलेक्ट्रॉन के अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो सारी बाहर रिलीज़ हो जाती है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन वापस किस में आ जाता है, P700 के अंदर आ जाता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकला था वहीं पर ही क्या आ गया, वापस आ गया। इसीलिए इसे अपने क्या कहा, साइक्लिक। और जो इससे बाहर एनर्जी निकली थी उस एनर्जी का यूज़ कहाँ पर होगा, ATP के फॉर्मेशन में। अब अपने ये देखते हैं कि उस ATP का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पर होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 में जाते हैं तो वहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। मतलब इस प्रकार ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और किसका फॉर्मेशन होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 में जा रहा था तो उससे बाहर क्या निकल रही थी, एनर्जी। और वो एनर्जी ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है, ATP का फॉर्मेशन करती है। और यहाँ पर एंजाइम कौन सा होता है, ATP सिंथेटेज, जो अपने स्टार्टिंग के अंदर पड़ा था। और जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में जाता है तो वहाँ पर भी किसका फॉर्मेशन होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। मतलब जो एनर्जी बाहर निकलती है वो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है, ATP का फॉर्मेशन करती है। तो इस सारे साइकिल के अंदर इन दो जगहों पर ATP का फॉर्मेशन होता है, जब इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 में जाता है और साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में जाता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन होने से कितने ATP का फॉर्मेशन होता है, 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन होता है। एसिमिलेटरी पावर मतलब ATP प्लस NADPH2। लेकिन लाइट रिएक्शन का जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पार्ट है इसके अंदर सिर्फ किसका फॉर्मेशन हुआ है, ATP का फॉर्मेशन हुआ है, NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो ये था आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें याद अपने क्या रखना है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर जो पिगमेंट सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट होता है। और इसमें जो रिएक्शन सेंटर होता है वो कौन सा होता है, 700 होता है। मतलब ये 680 nm से ज़्यादा वेवलेंथ वाली वेव्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। और फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक्साइटेड स्टेज में आ जाता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है।
ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं और वापस किस में आ जाते हैं, उसी फोटो सिस्टम में आ जाते हैं। और इस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान किसका फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए इसे अपने क्या कहते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये प्रोसेस भी कहाँ पर होता है, ग्रेना के अंदर ही होता है, क्योंकि लाइट रिएक्शन कहाँ पर हो रही थी, ग्रेना के अंदर। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों प्रोसेस कहाँ पर होंगी, ग्रेना के अंदर ही होंगी। तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन से 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और जिन जगहों पर होता है वो भी आपने याद रखने हैं, मतलब फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम B6 के बीच में, और साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच में।